Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 5th September 2020. Let's start the session. So today is the Teachers Day, तो Happy Teachers Day to you all. So for the exam point of view हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ें, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे हमारे सेकंड प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, बर्थडे ऑफ द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। उनका बर्थडे के दिन पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बस आपको ये ध्यान रखना। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी राजनाथ सिंह आपको पता है एससीओ की मीटिंग के लिए, मैं आपको रोज एससीओ बता रहा था, तो एससीओ की मीटिंग के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर वो गए हुए हैं, कहाँ पे गए हैं, रशिया में गए। तो मैं ऑलरेडी आपको एससीओ के बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसके तो आपको सबको याद हो गया होगा, जो ट्रिक है ट्रक, TRUCK और पिक, ट्रक पिक, इसकी तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान। तो ये तो इसकी ट्रिक है, 8 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं जो एससीओ का पार्ट है। इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें अभी ये और जब भी लोगों से मिल रहे हैं, जैसे एससीओ से तो मिले हैं, एक इसमें जिक्र हुआ है CSTO का और CIS का, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। तो CSTO क्या है? CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी, बस ये ध्यान रखना है। एक मिलिट्री अलायंस है, किन किन कंट्री का बस नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं। 6 कंट्री हैं, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और बेलारूस। ये 6 कंट्री हैं जिन्होंने मिलिट्री अलायंस है इन 6 कंट्रीज का, जो 1992 में फॉर्म हुआ था, बस ये याद रखना है। फिर दूसरा है CIS। CIS क्या है? ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सारी वो कंट्री हैं जो कभी रशिया का पार्ट हुआ करती थी, कभी रशिया का पार्ट होती थी, लेकिन रशिया के टूटने से ये सब अलग हो गई। तो ये इतनी सारी कंट्री हैं, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब बस आप रिमेंबर रखिएगा थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। डायरेक्ट ऐसा मेरे को नहीं लगता है एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस नाम याद आप एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है आ जाए, तो काम हो जाएगा। इसमें जो पूछा जाएगा वो SC पूछा जाएगा, क्योंकि SC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी न्यूज़ में नहीं रहती तो शायद ना पूछे, तो मैंने लिख दिया, फिर भी 2 ही 3 पॉइंट बस इतना याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, पुणे फॉर्म RT-PCR। अब इंडिया की पहली RT-PCR टेस्ट जो होगा उसका नाम क्या है? कोविड-X1। ये पहली है इंडिया की कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट डेवलप्ड बाय पुणे। तो पहली टेस्ट किट है फॉर RT-PCR। RT-PCR आपको पता है ना, जो लैब में हम टेस्ट करते हैं फॉर कोरोना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो इसके लिए जो पहली हम टेस्टिंग किट बना रहे हैं उसका नाम याद रखिएगा, कोविड-X1। बस यही पूछा जाएगा, कोविड-X1 क्या है? तो पहली RT-PCR की टेस्ट की ये किट है, बस आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो कोविड-19 है, मैं आपको बता दूं, ये जो हम कोविड है, DNA वायरस नहीं है, कोई पूछ ले RNA वायरस है। अगर कोई पूछ लेता है कोविड-19 कैसा वायरस है, तो ये RNA वायरस है। तो बस ये याद रखना है। ये RT-PCR में क्या होता है, लैब में चेक होती थी, अभी इसमें स्वाब के और नोज के सैंपल लेते थे, मैं आपको पहली वाली भी बता चुका हूँ। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होती थी, RAT, ये तो आपको पहले से पता, बस इसमें याद रखिएगा कोविड-X1 के बारे में, बस और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट न्यूज इज, रेलवे में डिक्रिमिनलाइज बैगिंग। अभी क्या होता था, जो रेलवे स्टेशन पे आपको ने देखा होगा, या ट्रेन के अंदर जो भीख मांगते थे, उसमें क्या होता था, उसको क्रिमिनलाइजेशन में रखा जाता था। तो बस एक रेलवे एक्ट है, उसको जरूर याद रखिएगा, बस एक ही रेलवे का एक्ट है, 1989 का जो रेलवे एक्ट है, उसी में सारी पेनल्टी वेनल्टी लिखी हुई है। तो रेलवे एक्ट जो 1989 का, उसमें लिखा हुआ था कि भीख मांगना जो क्रिमिनलाइज है, तो अब उसको डीक्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, इसमें 1 साल की सजा और 2,000 रुपए तक का फाइन होता था, तो ये बहुत हार्श हो जाता था। तो इसीलिए अभी मना कर दिया कि अब इसको क्रिमिनलाइज में नहीं रखा जाएगा, पर यह भी बोला गया है कि भीख मांगना भी सही नहीं है, भीख नहीं मांगा जाएगा स्टेशन पर। नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू बैग इन एनी रेलवे कैरेज और अपॉन एनी पार्ट ऑफ द रेलवे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो आप भीख मांग सकते हैं, नहीं, भीख भी नहीं मांगा जाएगा, भले रेलवे स्टेशन पर भले ट्रेन के अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैगिंग जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया इन इंडियन रेलवेज, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट आपको फर्स्ट पेपर में यूज नहीं होते हैं सब चीज़ें, लेकिन कभी कभी सेकंड पेपर में सडनली थॉट्स आ जाती हैं करंट से, आप जब लिंक करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, कहीं भी लिंक हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। सो नेक्स्ट न्यूज इज, मासिव एफर्ट्स ऑन टू, हाँ, बस आपको इसमें नाम याद रखना है। अभी एक इंडियन श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट बोलेंगे वैसे तो, साउथ ईस्ट कोस्ट जो है श्रीलंका, वहाँ पे आग लग गई थी एक शिप में। ये ऑयल टैंकर शिप थी, ये मंगा रहा था, कौन मंगा रहा था, ये हमारे जो कोल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले हैं, वो तेल मंगा रहे थे, तो इसमें अभी आग लग गई है। तो बस इस शिप का नाम याद रखना है, इसका नाम है MT न्यू डायमंड। बस यही पूछेगा, वाई इज MT न्यू डायमंड इन शिप, या ये पूछ लेगा किस शिप में अभी आग लगी है रिसेंटली। तो बस आपको नाम याद रखना है, MT न्यू डायमंड शिप है जिसमें अभी रिसेंटली आग लग गई है ऑन साउथ कोस्ट। ये क्या लेके जा रही थी, क्रूड ऑयल लेके जा रही थी, बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। तो MT न्यू डायमंड, बस। सो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, ये आज से कोच लॉन्च हो गया हमारा कोर्स,
तो आप ले सकते हैं। जिनको भी सेकंड पेपर में कैसी भी दिक्कत है वो इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सारा ग्रामर, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लिख आए थे और हमने कैसे लिखे हैं, तो वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो प्लीज़ फॉलो। फीस बहुत ही कम है यार, अभी तो 1000 रुपीज़ है, जो जल्दी ज्वाइन कर लेगा तो आप लोग कर सकते हैं। कल मैं देख रहा था सर आपने 1000 रुपये रखे हैं, इतनी फीस ज़्यादा है, तो यार आई डोंट थिंक सो कि इतनी भी ज़्यादा है। हम वैसे कितना पैसा, अगर आप एक नॉर्मल कोचिंग लेके देख लीजिए आपको आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने लिया वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हम अगर कुछ भी गलत पढ़ा रहे हैं मतलब, तो आप हमें बता सकते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा है। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, तो आप वहाँ देखिए कितनी फीस है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे किस बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और चलिए जाने दीजिए। तो जो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हैं, और जिनको भी कोई क्वेरी हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, हाँ ये फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम रोज जो मैं भी पढ़ाता हूँ इन्फोग्राफी उसकी बना के हम अपलोड कर देते हैं। सिंपल बात है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी इन्फोग्राफी अपलोड होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। जो बोलते हैं सर नोट्स पोस्ट करो या नोट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हम फेयर नोट्स देते हैं। मेरे भी इतने फेयर नहीं होते हैं, फेयर नोट्स मिल जाते हैं। तो आप दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। यहाँ फॉलो कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST और स्टडी फंडा, इन दोनों में दोनों को फॉलो कर लीजिए, आपका फायदा होता रहेगा। दोनों जगह अलग अलग चीज़ें अपलोड होती हैं, तो दोनों जगह फॉलो करिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, काजीरंगा सेट टू बी। अब काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसकी जमीन बढ़ा रहे हैं 3000 हेक्टेयर और काजीरंगा नेशनल पार्क को दे रहे हैं। तो बस आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आसाम में। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहाँ जमीन जिससे लेके इनको दे रहे हैं, तो नागांव और सोनितपुर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आसाम में। और इसमें 2 और जिक्र हुए हैं, ओरांग और नामेरी नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखेंगे। ओरांग और नामेरी ये दोनों कहाँ पर है नेशनल पार्क, ये भी आसाम में, बस आपको याद रखना है। और ये तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है, ये सब तो मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, बस आपको ये याद रखना है। और ये जो रिवर आइलैंड है सूटेबल है फॉर सैंड बार्स। आपको पता है सैंड बार्स क्या होता है? अगर आपने किसी ने फिजियोग्राफी नहीं पढ़ी है तो प्लीज गो थ्रू द 11th क्लास एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है सैंड बार्स क्या होता है, फिर मेंडर्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, तो इन सब में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एक सवाल फिजियोग्राफी से होता ही है सीएपीएफ में। अगर किसी को विश्वास नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लीजिए, हर ईयर एक सवाल फिजियोग्राफी से, हर ईयर, ऐसा भी नहीं। और पिछले साल तो 2-3 आए थे, पिछले साल बारचेंस भी पूछ लिया था उन्होंने। तो वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी वाला चैप्टर, और सबसे बड़ा चैप्टर आई थिंक एनसीईआरटी में, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। सो द नेक्स्ट न्यूज इज केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रन। अब अगेन ये न्यूज़ फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, एक डेटा फैक्ट है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, किसने निकाली है? स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड, याद रखिएगा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड। अगर कहीं आप इस रिपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा आप कौन सी रिपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड ने रिपोर्ट निकाली है, एक एनजीओ है। इसमें ये बोला गया है जो केरला ने टॉप करा है इन केयर फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जो सबसे अच्छी हालत है वो कहाँ पर है? केरला में। तो सबको हमें केरला मॉडल फॉलो करना चाहिए। अगर इसे आप आंसर लिख रहे हैं ना तो ऐसे लिखिएगा, जैसे आप कंक्लूजन में इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ यंग चिल्ड्रन रिपोर्ट केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रन, सो वी ऑल स्टेट हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न लाइक केरला गवर्नमेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर में वजन पड़ता है, कोई स्कीम अगर डाल रहे हैं या कोई रिपोर्ट डाल रहे हैं तो आंसर में वजन होता है। देखिए केरला ने सबसे ज़्यादा टॉप करा, इसमें सारी चीज़ें देखी गई हैं, पॉवर्टी रेट, इम्यूनाइजेशन, लिटरेसी रेट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये वाली स्टेट्स अच्छी परफॉर्म करी हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो आपको पता ही है, इन सबको बोलते हैं हम बीमारू स्टेट्स। बीमारू, अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो बीमारू एक वर्ड ही है, तो बीमारू स्टेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अगर आप बीमारू स्टेट बोलेंगे तो ऑलरेडी इसमें यूपी, बिहार, झारखंड ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सब लिखने से अच्छा आप लिखिएगा बीमारू स्टेट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। एक अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया, आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा बीमारू स्टेट्स। तो ये यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये सब बीमारू स्टेट्स में ही आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज वेंकैया फॉर 2 ईयर फिक्स्ड। अभी वेंकैया नायडू आपको पता है, तो ये अभी क्या करने वाले हैं, हमारी जो कमिटीज होती हैं आपको पता है, जो हमारी पार्लियामेंट में 2 तरह की कमेटी होती हैं, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है परमानेंट कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी हम किसी भी रीजन से बनाते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए हम एडहॉक कमेटी बनाते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो अभी 1 साल के लिए चुनी जाती थी, 1 ईयर। तो अब ये बोल रहे हैं कि इनका टर्म 2 साल के लिए कर दिया जाए, स्टैंडिंग कमेटी है इनका टर्म। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर होगा तो मैं बता दूंगा, बस रफ आप ये ध्यान रखिए। अभी तो स्टैंडिंग कमेटी का टाइम पीरियड जो 1 ईयर है। ये परमानेंट कमेटी होती है या टेम्परेरी कमेटीज होती हैं बस। तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रशिया कोविड-19 वैक्सीन से। अब आपको पता है रशिया एक पहली कंट्री है जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन ला रहा है, तो वो सेफ है। अभी एक ऐसी स्टडी पाई गई है बाय द लाइनसेट। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ आप याद रखिएगा, जो रशिया की वैक्सीन है उसमें 2 चीज़ क्या है। एक तो एडेनो वायरस टाइप है RAD26, एक तो टाइप 26 है और एक टाइप 5 है। बस आप ऐसे याद रखिएगा, ये 2 टाइप हैं जो हैं एडिनो वायरस।
एडिनो वायरस हैं ये दोनों, एडिनो वायरस टाइप 26 और एडिनो वायरस टाइप 5 से मिलके अभी दवाई बनने की, बस आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है एडिनो वायरस जो है केवल यही यूज कर रहे हैं, जो आपको पता है एक ऑक्सफोर्ड वाले भी दवाई बना रहे हैं, वो भी एडिनो वायरस का यूज कर रहे हैं, वो चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज कर रहे हैं। ऐसी चाइना वाले वो भी एडिनो वायरस ही यूज कर रहे हैं, तो सब एडिनो वायरस ही यूज कर रहे हैं। तो ये दवाई जो है वो अनसेफ कैसे हुई? बहुत बार WHO बोल रहा था कि रशिया ने ट्रायल नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो अभी लैंसेट की रिपोर्ट आई है, वो बोल रहे हैं सेफ है दवाई, कोई भी ले सकता है। बस आपको याद रखना है रशिया ने जो बनाई है उसमें एडिनो वायरस कौन कौन से हैं, टाइप 26 और टाइप 5, और जो ऑक्सफोर्ड बना रहा है उसमें चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, बस और कुछ नहीं याद रखना। सो नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, अभी ग्रीस रिजेक्ट नाटो मीडिएशन। अभी ग्रीस और टर्की में तनातनी चल रही है, वो इसकी जमीन में ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसे कुछ है, आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जानना है। ये बोल रहे हैं ग्रीस ने मना कर दिया कि हम नाटो का सहारा नहीं लेंगे। नाटो क्या, आप ये जान लीजिए। तो नाटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। सबसे पहली बात तो याद रखना है, म्यूचुअल डिफेंस के लिए बात होती है कि अगर कोई नाटो में जितनी कंट्री है उसमें कोई अगर एक कंट्री पे हमला हो रहा है तो पूरा नाटो उसके लिए इकट्ठा हो जाएगा। तो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, वह वॉशिंगटन ट्रीटी से बना है। कब बना है? 1945 में बना है, और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? कलेक्टिव डिफेंस है। वही मैंने बोला, अगर इसके किसी भी एक मेंबर पर कोई बाहर की कंट्री हमला करती है तो पूरा नाटो उसकी अपोजिशन में खड़ा हो जाएगा। तो नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है इन कंट्रीज का है। ये वॉशिंगटन ट्रीटी से बना है, म्यूचुअल डिफेंस की तरह काम करता है। बस इतना याद रखना है, कंट्रीज बहुत ज्यादा है, इसमें कंट्रीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है मिलिट्री अलायंस है, कब फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर का है। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, आरबीआई ऑल्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स टू स्टार्टअप फार्म्स अवेलेबल लोन्स। तो इसमें बोला है, आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लोन, आरबीआई जो है वो, आरबीआई और जितनी कमर्शियल बैंक है वो बोलते हैं कि अपना जो मैक्सिमम पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से आते हैं? तो 8 चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिशन, एजुकेशन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। ये आपको याद होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या आती है। कभी 4-5 उधर ऑप्शन होते हैं, उसमें पूछ लेता है इसमें कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसमें कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं है। तो ये 8 के 8 नाम याद होनी चाहिए। अब इसमें बोल रहा है इन 3 चीजों को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड कर दीजिए। एक तो अगर किसी को 50 करोड़ तक का लोन चाहिए, किसी स्टार्टअप को 50 करोड़ का लोन अगर किसी स्टार्टअप को चाहिए, तो अगर किसी फार्मर को सोलर पावर लगाना है, देखिए बंद हो गया पेन मेरा यार, हाँ, किसी को सोलर पावर लगाना है और किसी को कोई सोलर ग्रिड लगानी है अगर अपनी जमीन में, या किसी को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाना है, किसी को सोलर पावर लगाना है, किसी को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाना है, किसी को 50 करोड़ तक का लोन चाहिए किसी स्टार्टअप को, इन 3 कंडीशन को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड कर दीजिए। ऐसी बात हो रही है, अभी हुआ नहीं है, अभी ये 8 ही कैटेगरी है, तो अब याद रखिएगा इन 8 के बारे में, जब ये होगा तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगा। सो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, आर ओवर। कल के और परसों का मैंने आपको आंसर नहीं दिया था, तो जो सदर्न टिप है साउथ अफ्रीका की, वो है केप ऑफ अगुलास, इसका आंसर। फिर कल का जो मैंने आंसर पूछा था विडो रीमैरिज एसोसिएशन, उसके थे विष्णु शास्त्री पंडित जी। और आज का क्वेश्चन जो है बाथुकम्मा फेस्टिवल, इसमें आपको 2 चीज बतानी है, एक तो किस स्टेट का और किस लिए सेलिब्रेट होता है, रीजन क्या है इसका सेलिब्रेट करने का। तो बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है और रीजन का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी पूछा नहीं गया, लेकिन फेस्टिवल से पूछने के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ये अलग सा फेस्टिवल है, मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लगाए हैं तो उनमें काफ़ी ये आता रहता है घूम फिर के इसके क्वेश्चन के बारे में, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट मुझे इसीलिए लगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो उन्होंने लाए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर और दबा दीजिए, जो भी हैं फॉलो कर सकते हैं, तो आपका फ़ायदा है। और मैं कितना प्रमोशन करूँ, मैं प्रमोशन करना नहीं चाहता, आप लोगों का बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। और एक टीचर्स डे आज यार, तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर तो मार बन सकता है। सो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, टेक केयर, बाय बाय।